अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। हम केमिकल इक्विलिब्रियम के दो लेक्चर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और अब हम जा रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का थर्ड लेक्चर डिस्कस करने। और बेटा इस लेक्चर के अंदर मेनली हम डिस्कस करेंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। पढ़ाई बहुत जरूरी है मुन्ने, पढ़ाई बहुत जरूरी है, वरना आप इसे ले चार्टलियर प्रिंसिपल पढ़ेंगे आपका कोई भरोसा नहीं लग रहा मुझे। अच्छा, अब ली चैटलियर प्रिंसिपल आपसे क्या कहता है, पहले स्टेटमेंट कोट कर दूं। ठीक है। अच्छा, ये आपको पता ही होगा, अंदाजा होगा कि ये साइंटिस्ट जो इस प्रिंसिपल के हैं वो ली चैटलियर हैं और ये लॉ आया था 1884 के अंदर। ठीक है। ये लॉ कहता है व्हेन अ स्ट्रेस और कांस्टेंट is applied to a system of equilibrium, the equilibrium changes its position as to undo the stress। चलिए, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। ली चैटलियर प्रिंसिपल आपसे ये कहता है कि जब भी तुम कोई स्ट्रेस या कांस्टेंट अप्लाई करते हो, अब स्ट्रेस या कांस्टेंट का मतलब क्या होता है बेटा? स्ट्रेस या कांस्टेंट के मतलब होते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन प्रेशर। यानी एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन के अंदर तुमने रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज कर दी, भले कम की हो या ज्यादा की हो। उस कंटेनर का टेम्परेचर तुमने चेंज कर दिया हो, चाहे ज्यादा करो चाहे कम करो, उसका प्रेशर तुमने चेंज कर दिया। तो कभी भी किसी रिएक्शन में अगर आप कोई फिजिकल क्वांटिटी चेंज कर दें तो उसके लिए स्ट्रेस है। चाहे वो कंसंट्रेशन चेंज हो रही हो तब भी स्ट्रेस है, वॉल्यूम चेंज हो रहा हो तब भी स्ट्रेस है, प्रेशर चेंज हो रहा हो तब भी स्ट्रेस है। ठीक है। तो अगर आप किसी भी स्ट्रेस को अप्लाई करते हैं एक ऐसे सिस्टम पर बेटा जो किस पर है, इक्विलिब्रियम पर है, एक ऐसा सिस्टम जो इक्विलिब्रियम पर है और आपने उस पर स्ट्रेस अप्लाई किया, तो वो इक्विलिब्रियम अपनी पोजीशन को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। हो सकता है फॉरवर्ड की जगह वो बैकवर्ड जाने लग जाए, और अगर बैकवर्ड हो रहा था तो फॉरवर्ड जाने लग जाएगा। और जब तक ऐसा होगा तब तक उस पर लगने वाला स्ट्रेस अनडू ना हो जाए। तो इस अनडू का मतलब होता है रिमूव। ठीक है, तब तक वो रिमूव ना हो जाए। यानी ली चैटलियर प्रिंसिपल आपसे ये कहता है कि जब भी तुम किसी सिस्टम के ऊपर, सिस्टम मतलब रिएक्शन कंटेनर, तो जब तुम किसी सिस्टम के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो उसमें जो इक्विलिब्रियम है वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, या तो फॉरवर्ड चला जाएगा या बैकवर्ड चला जाएगा। और ऐसा जब तक होता रहेगा जब तक उस पर लगने वाला स्ट्रेस खत्म ना हो जाए। तो बेटा ली चैटलियर प्रिंसिपल में हम कई सारी हेडिंग्स को कवर करते हैं, जैसे कि सबसे पहले हेडिंग को मैं कवर कर रहा हूँ इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। यानी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कंसंट्रेशन को चेंज करने से क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है। तो हम एक जर्नली इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी मिलके बना रहे सी प्लस डी। अब मैं ए को बढ़ाऊं या बी को बढ़ाऊं या दोनों को बढ़ाऊं तो क्या होगा? ली चैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि जो साइड हैवी हो जाएगी रिएक्शन वहीं से स्टार्ट होके दूसरी तरफ मूव करेगा। तो अगर आप ए या बी को बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली ये वाली साइड हेल्दी हो जाएगी और फिर रिएक्शन यहीं से शुरू होगी, आगे की तरफ जाएगा, यानी रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड। ठीक है। और अगर फॉरवर्ड जाएगा तो क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा। और अगर प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो हमें इतनी बात पता है कि प्रोडक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के सी। याद है आपको? के सी के फॉर्मूले में ऊपर प्रोडक्ट आता है और नीचे रिएक्टेंट आता है, यानी अगर प्रोडक्ट ज्यादा तो के सी भी ज्यादा, यानी इस केस में के सी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। सो ए बी और बोथ, यानी रिएक्टेंट को बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा
फॉरवर्ड जाएगा प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा तो केसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। सिमिलरली अगर हम इसको अपोजिट करें कि ए बी या दोनों को हम कम कर देते हैं, तो पहले फॉरवर्ड जा रहा था तो अब ज़ाहिर है कहाँ जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, इसको अपोजिट हो जाएगा। पहले प्रोडक्ट बन रहा था तो अब रिएक्टेंट बनेगा। पहले केसी बढ़ रहा था तो अब की दफा केसी क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। चलिए इसी तरह से अब हम रिएक्टेंट को नहीं छेड़ रहे, बल्कि अब हम किसको छेड़ते हैं, अब हम प्रोडक्ट को छेड़ते हैं। जरा देखिएगा गौर से। मान लें सी डी या दोनों को मैं बढ़ा दूं, तो मैंने आपसे ये अर्ज किया था बेटा जिस साइड को हैवी करोगे रिएक्शन वहीं से शुरू होकर दूसरी साइड पे जाएगा। तो राइट साइड हैवी है तो अब रिएक्शन लेफ्ट साइड पे जाएगा। लेफ्ट साइड क्या है, बैकवर्ड। और जब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा तो रिएक्टेंट बनेंगे, और जब रिएक्टेंट बनेंगे तो केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो रिएक्टेंट को बढ़ाने से केसी बढ़ रहा है, रिएक्टेंट को कम करने से केसी कम हो रहा है, प्रोडक्ट को बढ़ाने से केसी कम हो रहा है। और इसी तरह से अगर मैं इसको अपोजिट कर दूं, इनको कम कर दें, तो पहले बढ़ाने से बैकवर्ड जा रहा था तो अब कम करने से कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड जाने का मतलब प्रोडक्ट बनेगा, और अगर प्रोडक्ट बन गया तो फिर ज़ाहिर है केसी की वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, तो एक आसान सा सिंपल सा एक फिनोमेना था, हमने इसको डिस्कस कर लिया। और अब हम मूव कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की तरफ। अच्छा, टेम्परेचर की हेडिंग को समझने के लिए पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ज़ाहिर है जैसा एक्सोथर्मिक में होगा उसका ओपोजिट एंडोथर्मिक में होगा। चलिए देखें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को आप पहचानते कैसे हैं। आपके पास जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है बेटा वो नेगेटिव में होती है। और एंडोथर्मिक को कैसे पहचानते हैं, जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है वो किस में होती है, पॉजिटिव में होती है। मान लें कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक की डेफिनेशन होती है कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, और जब हीट रिलीज होती है तो ज़ाहिर है केमिकल में से सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ रहा होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, एब्जॉर्ब होकर वो यूज हो जाती है, तो टेम्परेचर जो है वो सिस्टम का कम होता है। अच्छा, अब समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें टेम्परेचर खुद ब खुद बढ़ रहा है। ठीक है, इटसेल्फ, आप नहीं बढ़ा रहे, खुद ब खुद बढ़ रहा है। जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें टेम्परेचर खुद ब खुद कम हो रहा है। एक्सो में बढ़ता है, एंडोथर्मिक में कम होता है। अब हम देखेंगे कि आप क्या कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर बढ़ रहा था, आपने भी बढ़ा दिया। ठीक है, ये आपने किया है। क्या टेम्परेचर बढ़ रहा था तो आपको बढ़ाने की जरूरत थी, नहीं, लेकिन आप तो फिर भी बढ़ा रहे हो, आपने फिर भी बढ़ा दिया। तो रिएक्शन, अब जरूरत नहीं थी ना, नीड नहीं थी, ऑलरेडी बढ़ रहा था, आपको जरूरत ही नहीं थी बढ़ाने की, लेकिन आपने फिर भी बढ़ा दिया। रिएक्शन अब एबनॉर्मल हो जाएगा, एबनॉर्मल वे में होगा। और एबनॉर्मल वे का मतलब होता है बैकवर्ड, सीधा जाने के बजाय उल्टा होगा, वो बैकवर्ड होगा। और बैकवर्ड होगा तो क्या बनेगा, रिएक्टेंट्स बनेंगे। और रिएक्टेंट्स बनेंगे तो केसी क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि केसी की वैल्यू प्रोडक्ट पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और केसी की वैल्यू रिएक्टेंट पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर मैं इसका उल्टा करूं, टेम्परेचर खुद ब खुद बढ़ रहा था, और अगर मैं टेम्परेचर को कम कर दूं, अब ठीक है, अब ठीक है, अब रिएक्शन नॉर्मल वे में होगा। नॉर्मल वे में होने का मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड रहेगा, फॉरवर्ड रहने का मतलब प्रोडक्ट्स बनेंगे, और प्रोडक्ट्स बनने का मतलब केसी की वैल्यू बढ़नी चाहिए। दैट्स इट। अच्छा, तो टेम्परेचर कम हो रहा है खुद ब खुद। अब हम एंडोथर्मिक की तरफ आ रहे हैं। एंडोथर्मिक में क्या हो रहा है, टेम्परेचर खुद ब खुद कम हो रहा है। अच्छा, और टेम्परेचर को आपने बढ़ा दिया। ठीक है, कम हो रहा था, आपने बढ़ा दिया, रिएक्शन नॉर्मल वे में होगा। नॉर्मल वे का मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा होगा, फॉरवर्ड जाने का मतलब प्रोडक्ट बढ़ेगा, और प्रोडक्ट बढ़ने का मतलब केसी
बढ़ जाएगा, राइट। अच्छा, चले। एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें टेम्परेचर कम हो रहा होता है, बट अगर आप भी कम कर दें तो क्या जरूरत थी, नहीं, लेकिन फिर भी आपने कम कर दिया। अब जब आप कम कर देंगे तो रिएक्शन नॉर्मल नहीं बल्कि एबनॉर्मल वे में होगा, और जब एबनॉर्मल वे में होगा तो रिएक्शन कहाँ चला गया, बैकवर्ड। और अगर बैकवर्ड जाएगा तो मुझे क्या चीज प्रोड्यूस होगी, रिएक्टेंट्स प्रोड्यूस होंगे, और रिएक्टेंट्स प्रोड्यूस होंगे तो केसी की वैल्यू कम हो जाएगी। बस एक दो कॉन्सेप्ट हैं, वही घूम फिर कर आ रहे हैं, वही घूम फिर कर आ रहे हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। चलें, इफेक्ट ऑफ प्रेशर को पढ़ने के लिए बेटा हमें ना बॉयज लॉ को समझना पड़ता है। बॉयज लॉ आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू प्रेशर। यानी अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाओगे प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर को कम करोगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो इनवर्स है। तो जब भी हम प्रेशर को पढ़ते हैं तो हम तीन कंडीशंस पढ़ते हैं। नंबर वन इज एम प्लस एन इक्वल है, सॉरी, एम प्लस एन इज ग्रेटर है एक्स प्लस वाई से। इसका क्या मतलब हुआ बेटा, जो जो करीब के लेटर्स होते हैं ना, जैसे ए बी सी डी में एम एन पहले आता है, एक्स वाई बाद में आता है, तो जो करीब के लेटर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। और जो बेटा बाद के नंबर्स, बाद के अल्फाबेट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। यानी अगर मैं आपसे कहता P प्लस क्यू और R प्लस एस, तो बेटा पहले कौन आता है, पहले P प्लस क्यू आता है, तो ये क्या हुआ, ये रिएक्टेंट हो गया। ये बाद में आता है तो ये क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। तो एबीसीडी में जो अल्फाबेट्स पहले आते हैं उन्हें रिएक्टेंट्स बोल दीजिएगा, और जो बाद में आते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा होता है ए प्लस बी और सी प्लस डी, तो ए प्लस बी एबीसीडी में पहले आता है इसलिए रिएक्टेंट्स हैं, और सी प्लस डी एबीसीडी में बाद में आता है इसलिए क्या कहलाएंगे, ये प्रोडक्ट्स कहलाएंगे, राइट। बेटा सबसे पहला केस ये है कि m प्लस एन की वैल्यू ग्रेटर देन x प्लस वाई। इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं रिएक्टेंट के वो x प्लस वाई से ज्यादा हैं, ठीक है। अब हम इसकी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन लिखी हुई है 2SO2 प्लस O2 मिलके बना रहे हैं 2SO3। अगर आप इस इक्वेशन में m प्लस एन को कैलकुलेट करें तो बेटा यहाँ पर जो m प्लस एन आएगा वो कितना आएगा, देखें जरा, टू, कुछ नहीं तो वन, तो टू प्लस वन इज थ्री। यहाँ पर जो m प्लस एन है वो कितना है, थ्री है। यहाँ आ जाए, x प्लस वाई को अगर आप चेक करें तो x प्लस वाई कितना है, कुछ नहीं है, तो सिर्फ टू, मतलब सिर्फ टू ही लिखा हुआ है, तो सिर्फ टू है। तो जरा कौन बड़ा हुआ, m प्लस एन बड़ा हुआ या x प्लस वाई, तो x प्लस m प्लस एन बड़ा हुआ ना, तो इसलिए हमने लिखा m प्लस एन इज ग्रेटर देन x प्लस वाई। अब मान लें ये वाला केस है, ठीक है, यानी इस साइड पर आपके पास जो है वो तीन पार्टिकल्स हैं, और अगर आप ये वाली साइड देखें तो आपके पास सिर्फ कितने पार्टिकल्स हैं, आपके पास सिर्फ दो पार्टिकल्स हैं। अब मान लें अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हैं, जब आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि बॉयल्स लॉ ने क्या कहा, वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो प्रेशर को बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो गया, जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो कम पार्टिकल आ सकते हैं, यानी लेस क्वांटिटी विल बी एडजस्टेड इजीली, राइट। कम क्वांटिटी आसानी से आ सकती है। अब तो मुझे बताओ कम क्वांटिटी कहाँ पर है, प्रोडक्ट में है या रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में देखें जरा दो पार्टिकल्स हैं, और अगर आप रिएक्टेंट में देखेंगे तो तीन पार्टिकल्स हैं, तो कम पार्टिकल्स कहाँ हुए, प्रोडक्ट की साइड पे ना, ठीक है, प्रोडक्ट की साइड पे। तो रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाएगा, प्रोडक्ट की तरफ चला जाएगा, और अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो प्रोडक्ट बढ़ेगा, और अगर प्रोडक्ट बढ़ेगा तो केसी भी बढ़ेगा। बट अगर इसी केस में आप प्रेशर को कम कर देंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब मोर क्वांटिटी कैन बी एडजस्ट इजीली, जाहिर है मैं पूरा नहीं लिख रहा, मोर क्वांटिटी आ सकती है। अब ज़्यादा क्वांटिटी कहाँ पर है, राइट साइड पर है, सॉरी रिएक्टेंट की साइड पर है, तो अब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, और अगर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा
तो ज़ाहिर है रिएक्टेंट बनेगा, रिएक्टेंट बनेगा तो केसी अब बढ़ने के बजाय केसी कम हो जाएगा। तो देखें ये कुछ टर्मिनोलॉजीज ना आपको बस अपने टिप्स पे रखनी है, वरना तो मैं आपको बोलूंगा ये ऐसा होगा ये ऐसा होगा, आप बोलेंगे पता नहीं क्या हो रहा है ये सब। तो ये आपको समझना पड़ेगा। प्रोडक्ट बढ़ेगा केसी बढ़ेगा, प्रोडक्ट कम होगा केसी कम होगा, फॉरवर्ड जाएंगे प्रोडक्ट बढ़ेगा, बैकवर्ड जाएंगे रिएक्टेंट बढ़ेगा। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगला केस देखते हैं, m प्लस एन इज लेस देन x प्लस वाई। अब की दफा प्रोडक्ट बड़ा है, रिएक्टेंट छोटा है। अच्छा कोई एग्जाम्पल हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन ले लेते हैं, PCl5 बराबर है PCl3 प्लस Cl2। इस केस में अगर मैं आपको m प्लस एन दिखाऊं तो बेटा m प्लस एन कितना है? बस एक ही रिएक्टेंट है और उसके साथ भी कुछ नहीं लगा हुआ तो 1 है। m प्लस एन इस दफा 1 है। x प्लस वाई देखें जरा, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 प्लस 1 इज 2। यस, अब की दफा x प्लस वाई यानी कि प्रोडक्ट बढ़ा है। अब मान लें कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम होगा तो लेस क्वांटिटी विल बी एडजस्टेड इजीली, राइट? ऐसे ही है। अब जरा देख के बताएं कम क्वांटिटी कहाँ पर है। कम क्वांटिटी कहाँ पर है? रिएक्टेंट की तरफ है ना। देखें रिएक्टेंट 1 है, प्रोडक्ट ज्यादा है। अब रिएक्शन कहाँ मूव करेगा? बैकवर्ड मूव करेगा। अगर बैकवर्ड मूव करेगा तो क्या बनेगा? रिएक्टेंट बनेगा। अगर रिएक्टेंट बनेगा तो केसी क्या हो जाएगा? कम। अब ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। देखें पहले प्रेशर को बढ़ाने से केसी बढ़ रहा था, लेकिन अब देखें उल्टा हो गया है। अब की दफा आप प्रेशर को बढ़ा रहे हो लेकिन केसी कम हो रहा है। तो इक्वेशन को देखकर आप फैसला कर पाएंगे कि आप के पास केसी कम होना चाहिए प्रेशर को बढ़ाने से या बढ़ना चाहिए। अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं कि प्रेशर को अगर मैं कम कर दूं तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोर क्वांटिटी आ जाएगी, है ना। अब ज्यादा क्वांटिटी कहाँ पर है बेटा? कौन बड़ा है? तो रिएक्टेंट बड़ा है या प्रोडक्ट बड़ा है? प्रोडक्ट बड़ा है ना। तो रिएक्शन कहाँ मूव कर जाएगा? प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट कहाँ होता है? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा तो प्रोडक्ट बढ़ेगा बेटा, प्रोडक्ट बढ़ेगा तो केसी भी बढ़ेगा। तीसरा केस देखते हैं, एम प्लस एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब की दफा एम प्लस एन एक्स प्लस वाई के बराबर है। हाँ अब अगर आप चेक करें गौर से तो क्या इसकी कोई इक्वेशन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। 2HI डबल एरो H2 प्लस I2। ठीक है, इसकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आपको लाजमी करनी पड़ेगी। अगर मैं आपको m प्लस एन की वैल्यू बताऊं तो बेटा यहाँ पर बस सिर्फ एक ही नंबर है 2। और अगर मैं आपको x प्लस वाई की वैल्यू बताऊं तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1। दोनों को ऐड कर दें डेट इज 2। यस, अभी दोनों बराबर हैं, अभी दोनों बराबर हैं। अच्छा अब अगर मैं प्रेशर को बढ़ाता हूं तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम होगा तो कौन आएगा? लेस क्वांटिटी आएगी। कम जगह है ना, वॉल्यूम कम हो गया, बट लेस क्वांटिटी कहाँ पर है? लेस क्वांटिटी तो कहीं है ही नहीं भाई, दोनों बराबर है। m प्लस एन भी 2 है, x प्लस वाई भी 2 है, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? रिएक्शन कहीं भी जा सकता है भाई। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों साइड पर वैल्यू बराबर है सो द प्रेशर हैज नो इफेक्ट। अब प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा इसके अलावा अगर हम इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट को चेक करें तो वो आपने पढ़ना नहीं है, बस सिर्फ सुन लीजिए। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट में आपने क्या याद रखना है कि बेटा कैटलिस्ट की वजह से डायरेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नॉट अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन की डायरेक्शन को तो इफेक्ट नहीं करता, ये रिएक्शन की डायरेक्शन को इफेक्ट नहीं करता, सिर्फ इक्विलिब्रियम को क्विकली अचीव करवा लेता है, यानी इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाता है। बस इसका डायरेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बस सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाता है। अब हमारे पास बेटा दो प्रोसेसेस हैं ली चैडले प्रिंसिपल की एप्लीकेशंस में।
हमारे पास इसकी दो एप्लीकेशंस हैं, जिनमें से एक एप्लीकेशन कहलाती है हैबर्स प्रोसेस, और दूसरी एप्लीकेशन कहलाती है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब दोनों को हम जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे in terms of equation, in terms of effect of pressure, effect of temperature, pressure, concentration, तीनों तरह से, ठीक है। और इनके हमें कैटलिस्ट भी पता होने चाहिए। अच्छा, सबसे पहली चीज इसमें जो आपने याद रखनी है वो ये रखनी है कि हैबर्स प्रोसेस को बेटा हम इस्तेमाल करते हैं अमोनिया बनाने के लिए। सो हैबर्स प्रोसेस is used for the manufacturing of ammonia on large scale। तो जब हमें ज्यादा क्वांटिटी में अमोनिया बनानी होती है तो हम हैबर्स प्रोसेस का सहारा लेते हैं। जबकि कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग को कहते हैं। सो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन लार्ज स्केल। चलिए, अच्छा, हैबर्स प्रोसेस का सन याद रख लीजिएगा, हो सकता है एमसीक्यूज में आपसे पूछ ले। पूछना तो नहीं चाहिए, ईयर्स केमिस्ट्री में नहीं आते, लेकिन नेचुरल गैस कब डिस्कवर हुई थी ये बात एमसीक्यूज में आ गई थी केमिस्ट्री के अंदर। तो अगर आप करना चाहें तो कर लीजिएगा। हैबर्स प्रोसेस 1933 में डिस्कवर हुआ था। किसने किया था? हैबर्स ने किया था, वो तो बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हमने अमोनिया बनाना है, तो बेटा अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। क्या होता है? NH3। और अगर आप अमोनिया बनाना चाहते हैं तो आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन कराना पड़ेगा, क्योंकि अमोनिया में दो ही चीजें आ रही हैं, एक नाइट्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन जरा देखें यहाँ पे कितने हैं? दो हैं। यहाँ कितने हैं? एक है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दीजिए। हाइड्रोजन को जरा चेक कीजिए, हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन को अगर आप चेक करेंगे तो हाइड्रोजन 2 3 6 है। जबकि यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? सिर्फ 2 हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगा दें? हम 3 लगा दें। अब ये इक्वेशन जो है वो क्या हो गई? बैलेंस हो गई। खैर, अच्छा, अब इस इक्वेशन, इस रिएक्शन के होते हुए जो हीट रिलीज होती है वो कितनी होती है? दैट इज -92.46 किलो जूल। कितनी होती है? -92.46 किलो जूल। अच्छा, इन केस अगर एग्जाम में आपसे पूछे, क्या पूछे कि द एंथैल्पी फॉर 1 मोल ऑफ अमोनिया इज, बेटा आप आंसर क्या -92 लगाएंगे? नहीं, ये जो -92 आंसर है मुन्ने, ये 2 अमोनिया के लिए। कितने अमोनिया के लिए? 2 अमोनिया के लिए। तो एक अमोनिया का कितना होगा? इसका आधा, ऑलमोस्ट -46 किलो जूल। ठीक है, तो ये बात, एक डिफरेंस आप याद रख लीजिएगा कि अगर आप इसे 1 मोल के लिए देखेंगे तो दैट इज -46 किलो जूल पर मोल। अच्छा, इतनी बात तो हमें समझ आ गई। अब हमें ये भी पता होना चाहिए बेटा, इस रिएक्शन के अंदर जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं वो कौन सा है। इस रिएक्शन के लिए जो हम कैटलिस्ट यूज करेंगे वो होता है आयरन पाउडर। क्या होता है? आयरन पाउडर। ठीक है, आयरन पाउडर का मतलब क्या होता है कि आयरन जो है वो आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, बिल्कुल बारीक बारीक पार्टिकल्स हैं। अच्छा, और इन पार्टिकल्स को हम मिक्स करते हैं किसके साथ? आयरन पाउडर मिक्स विद मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो हम आयरन पाउडर को मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स करके देते हैं। बट बलूचिस्तान बोर्ड आपसे ये कहता है, ये बाकी सारे बोर्ड एक जगह पर हैं, बट जो बलूचिस्तान बोर्ड है, अगर कोई बच्चा बलूचिस्तान का एग्जाम दे रहा हो तो फिर याद रखिएगा, बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर ये लिखा हुआ है कि आयरन पाउडर की जगह ये इस्तेमाल करते हैं Fe2O3, यानी कि आयरन ऑक्साइड। और आयरन ऑक्साइड को फिर हम मिक्स करेंगे किसके साथ? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ और एल्यूमिनियम
ऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो अगर आप सिंध बोर्ड, फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड, केपीके बोर्ड का भी एग्जाम दे रहे हैं तो कैटालिसिस आयरन पाउडर मिक्स किसके साथ करेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ, सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ। और अगर आप बलूचिस्तान बोर्ड के अकॉर्डिंग एग्जाम दे रहे हैं तो फिर आपको याद रखना है कि आयरन पाउडर नहीं बल्कि आयरन ऑक्साइड को मिक्स करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ। ठीक है, ये बात आपको लाजमी तौर पर याद होनी चाहिए। इसी तरह से अगर हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस की इक्वेशन देखें तो बेटा कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम SO3 बनाते हैं, फिर उसके बाद हम सल्फ्यूरिक एसिड पे जाते हैं। तो इसमें आप बनाते हो SO3, और SO3 को बनाने का सिंपल सा तरीका है कि हम क्या करें, हम SO2 में मजीद ऑक्सीजन ऐड कर दें। हम SO2 लें और उसमें मजीद ऑक्सीजन क्या कर दें, ऐड कर दें, क्योंकि SO2 में जब मजीद ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो वो SO3 बन जाएगा। अब इसको बैलेंस कर दें जरा। तो यहाँ अगर आप देखें तो ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहाँ भी 2, इन दोनों जगहों पे 2-2 ऑक्सीजन है, तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 4, जबकि यहाँ पे कितने हैं, 3। तो जहां पर वैल्यू कम होती है वहां पर हम नंबर लगाते हैं। जैसे ही आपने यहाँ 2 लगाया तो सल्फर भी कितने हो गए, 2 गए, तो सल्फर को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाए। अब हम चेक करते हैं क्या वाकई में इक्वेशन बैलेंस हो गई, 2 2 4 ऑक्सीजन और 2 एयर है, यानी टोटल हो गए 6 ऑक्सीजन, राइट। यहाँ देखें 2 3 6, तो यहाँ भी 6 ऑक्सीजन है, इसका मतलब इक्वेशन बैलेंस है। ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक इन नेचर है और इसमें जो हीट रिलीज होती है वो होती है -97.9 किलो जूल। अच्छा, फिर वही बात, ये 2 मोल के लिए है, अगर 1 मोल के लिए चेक करेंगे तो फिर आप इसका हाफ कर दें, दैट इज 48 समथिंग। ठीक है, अच्छा अगर आप केपीके से एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप केपीके का एग्जाम दे रहे हैं तो बेटा केपीके की बुक में इसकी जो वैल्यू लिखी है वो कितनी लिखी है, -395.7 किलो जूल। तो होना तो नहीं चाहिए, बट इस तरह गिवन है। तो आपने याद रखना है कि अगर आप केपीके से एग्जाम दे रहे हैं तो फिर आपने जो वैल्यू याद रखनी है वो -395.7 याद रखनी है। और अगर आप सिंध बोर्ड, फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड, केपीके बोर्ड, सॉरी बलूचिस्तान बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं तो फिर आपने ये वैल्यू याद रखनी है। सिर्फ केपीके के लिए आपने ये वाली वैल्यू याद रखनी है। अब आपको क्या याद होना चाहिए कि इसमें हम कौन कौन से कैटलिस्ट को इस्तेमाल करते हैं, तो कैटलिस्ट भी आपको याद होने चाहिए। इसमें हम 3 तरह के कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। एक है V2O5 दैट इज वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। सेकेंड इज NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, एंड द लास्ट वन इज PT, PT इज प्लैटिनम। प्लैटिनम को हम प्यार से व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं, प्लैटिनम। ठीक है, NO इज नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये कैटलिस्ट आपने याद रखने। तो अभी तक हमने क्या क्या याद रखा, अभी तक हमने ये याद रखा कि हमें कितनी कितनी हीट यूज करनी है, रिलीज होगी, कौन कौन से कैटलिस्ट यूज होंगे। अब हमें याद रखना है कंसंट्रेशन का पॉइंट। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर आप हैबर्स प्रोसेस को अच्छे से करना चाहते हैं तो बेटा ये रिएक्शन आपको करना है 1:3 की रेशो से। ठीक है, कितनी की रेशो से करेंगे, 1:3 की रेशो से। यानी नाइट्रोजन आपको 1 रेट इस्तेमाल करना है और हाइड्रोजन आपको 3 इस्तेमाल करने हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आप रिएक्शन के अंदर 10 मोल डाल रहे हैं N2 के तो आप 30 मोल डालेंगे H2 के, यानी 10 मोल्स अगर N2 के ऐड करेंगे तो 30 मोल्स आप H2 के ऐड करेंगे। यानी जितनी क्वांटिटी आप N2 की यूज करेंगे उससे 3 गुना ज्यादा क्वांटिटी कौन सी यूज करेंगे, हाइड्रोजन की। तो ये रिएक्शन बहुत अच्छे से प्रोसीड होगा। क्लियर। अच्छा, यहाँ आ जाइए, यहाँ आपने क्या याद रखना है कि आपको कंटिन्यूस सप्लाई रखनी है ऑक्सीजन की, इसकी। अगर आप ऑक्सीजन की कंटिन्यूस सप्लाई रखेंगे तभी ये रिएक्शन अच्छे से प्रोसीड होगा, वरना ये रिएक्शन अच्छे से प्रोसीड नहीं होगा। तीसरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि इस रिएक्शन के अंदर जो प्रेशर आप इस्तेमाल करोगे बेटा वो कितना होगा, वो प्रेशर होगा 200 से लेके 300 ATM। ठीक है, लाजमी आपको ये बात याद होनी चाहिए
केपी के बोर्ड के अंदर लिखा हुआ है कि 200 to 500 होना चाहिए, बट नॉर्मली हम 200 to 300 ही से कंसिडर करते हैं। अच्छा, जबकि अगर कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो बेटा कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर जो प्रेशर आप इस्तेमाल करते हैं वो कितना होता है, वो 180 एम होता है। कितना होता है, 180 एम होता है। केपी के बोर्ड को पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है 1.5 to 1.7। अच्छा, तो प्रेशर आपने ज्यादा रखना है, आपने याद रखना है कि दोनों के दोनों प्रोसेसेस होंगे विद इंक्रीज टेम्परेचर के साथ। किस तरह से, विद इंक्रीज टेम्परेचर के साथ। ठीक है, यानी प्रेशर हमें बढ़ाना है, कम नहीं करना, प्रेशर हमें बढ़ाना है। इस रिएक्शन को करने के लिए प्रेशर हमें क्या करना है, बढ़ाना है। लेकिन मसला ये है कि टेम्परेचर हमें कम करना है, टेम्परेचर हमें क्या करना है, कम करना है। लेकिन टेम्परेचर को कम करने पर एक मसला आ रहा है, टेम्परेचर आपको डिक्रीज करना है दोनों में। क्यों दोनों में डिक्रीज करना है, क्योंकि बेटा दोनों के दोनों जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है। क्या है, एक्सोथर्मिक है। अब एक्सोथर्मिक को जरा समझने की कोशिश करें। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा था एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हमने क्या देखा कि टेम्परेचर खुद ब खुद बढ़ रहा होता है। तो आप भी अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रिएक्शन तो रिवर्स हो जाएगा ना भाई, और ऐसा हमें करना नहीं है, हमें तो फॉरवर्ड करना होता है रिएक्शन। तो टेम्परेचर खुद ब खुद बढ़ रहा है, तो हमें टेम्परेचर को कम करना है ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड हो, हमें टेम्परेचर कम करना है। तो ये और ये दोनों रिएक्शन डिक्रीज इन टेम्परेचर के साथ होंगे, क्योंकि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया फिर तो रिएक्शन रिवर्स चला जाएगा। सही है। अच्छा, अब आपने याद ये रखना है कि कितना टेम्परेचर हमें यूज करना है। तो बेटा याद रखिएगा कि हैबर्स प्रोसेस के अंदर जो टेम्परेचर हम यूज करते हैं वो होता है 400 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कितना, 400 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड। और सिमिलरली कॉन्टैक्ट प्रोसेस में भी जो हम टेम्परेचर यूज करते हैं वो भी कितना यूज करते हैं, 400 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैंने तुमसे एक बात बोली, क्या तुमने रिएक्शन करना है लो टेम्परेचर पे, ऐसा ही है ना, तुमने टेम्परेचर यूज करना है लो। मैंने अभी तुम्हें बोला कि तुमने टेम्परेचर यूज करना है लो, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ कि टेम्परेचर तुम रखो 400 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड। भाई आप इसमें यूज कर रहे हो आयरन पाउडर। क्या यूज कर रहे हो, आयरन पाउडर एज कैटलिस्ट। तो बेटा इस कैटलिस्ट को मेल्ट करने के लिए हमें टेम्परेचर चाहिए, हमें क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। तो कैटलिस्ट को मेल्ट करने के लिए आपको हाई टेम्परेचर चाहिए। अगर आप टेम्परेचर नहीं दोगे तो कैटलिस्ट खराब। अब मैं जरा आपको समरी बताता हूँ टॉपिक की। अगर आप टेम्परेचर हाई लोगे तो नुकसान क्या है, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। और अगर आप टेम्परेचर लो यूज करोगे तो कैटलिस्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि कैटलिस्ट को मेल्ट करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, आयरन पाउडर को मेल्ट करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। अब क्या करें, तो अब जरा ली चैडलियर प्रिंसिपल की बात को रिवाइज करते हैं। When a stress or constant is applied to a system of equilibrium, यानी ली चैडलियर प्रिंसिपल अप्लाई ही जब होता है जब इक्विलिब्रियम आ जाए। इक्विलिब्रियम आने से पहले ली चैडलियर प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। और से देखो इस स्टेटमेंट को, वो तुमसे कह रहा है व्हेन स्ट्रेस और कांस्टेंट इज अप्लाइड टू अ सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम, एक सिस्टम जिस पर इक्विलिब्रियम आ चुका हो तब तुम स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो मसला होगा। और अगर उस सिस्टम पर इक्विलिब्रियम आया ही ना हो तो फिर कोई मसला नहीं। यानी आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, ये स्ट्रेस है, बट ये स्ट्रेस काउंट कब होगा, जब इक्विलिब्रियम आ चुका होगा। तो हम इक्विलिब्रियम आने ही नहीं देंगे, हम इक्विलिब्रियम आने ही नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, देखिए हम इस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम आने से पहले रोक लेंगे। हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम आने से पहले रोक लेंगे। अब याद रखिएगा एक बात, इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कब आता है, इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम जब आता है जब क्वांटिटी 35% हो जाए। कितनी हो जाए, 35%। यानी नाइट्रोजन भी 35%, हाइड्रोजन भी 35% और अमोनिया भी 35% रह जाए। तो जब तो जब इन सब की क्वांटिटी 35% हो जाएगी, यानी अमोनिया 35% बन जाएगा, तो इक्विलिब्रियम आएगा। तो हम
क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम आने से पहले अमोनिया को रिमूव कर लेंगे। हमने यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर जो चीजें याद रखनी है वो क्या है, हमें अमोनिया को रिमूव करना है। क्योंकि अगर हम एक दफा अमोनिया को रिमूव कर लेंगे तो फिर बैकवर्ड रिएक्शन तो हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर मैं तुमसे कहूं कि अमोनिया बन रहा है और अमोनिया टूट रहा है, ठीक है, लेकिन अमोनिया तो जब टूटेगा जब अमोनिया उस कंटेनर में प्रेजेंट होगा। तो हम क्या करेंगे, हम उस कंटेनर के अंदर अमोनिया को छोड़ेंगे ही नहीं। तो जब हम उस कंटेनर के अंदर अमोनिया को छोड़ेंगे ही नहीं तो अमोनिया ब्रेक कैसे होगा, और रिएक्शन लेफ्ट साइड पर कैसे मूव करेगा, रिएक्शन तो लेफ्ट साइड पर मूव ही नहीं कर सकता। तो अब आपने याद करना है कि जैसे ही रिएक्शन 35% पर पहुंचे, यानी जैसे ही अमोनिया 35% बने, आपने रिएक्शन को स्टॉप करना है। स्टॉप करके आप अमोनिया को सेपरेट कर दो, फिर रिएक्शन को दोबारा चलाओ। अब अमोनिया सेपरेट कैसे होगी इस बात को समझ लें जरा। बेटा नाइट्रोजन इज अ गैस, हाइड्रोजन इज अ गैस, अमोनिया इज अ गैस, तीनों गैस है। अगर मैं अमोनिया को रिमूव करना चाहूं और उसके लिए मैं कंटेनर ओपन करूंगा तो सबके सब रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि ऑल आर गैसेस। जैसे आप कंटेनर का कवर ओपन करेंगे तो सिर्फ अमोनिया थोड़ी रिमूव होगी, सब चीजें रिमूव होना शुरू हो जाएंगी। तो अब हम क्या करेंगे, अमोनिया को लिक्विड बना लेंगे। अमोनिया को क्या कर लेंगे, लिक्विड बना लेंगे। तो इसको रिमूव करने के लिए आपने सबसे पहले काम करना है कि इस पूरे मिक्सचर को आप कूल करोगे। और इसको कितना कूल करोगे, -33.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये वो टेम्परेचर है जिस पर अमोनिया लिक्विफाई हो जाती है। लिक्विफाई का मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि इस पर अमोनिया जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी तो अब जब आप कंटेनर को ओपन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ गैसेस कंटेनर के ऊपर वाली साइड पर होंगी, जबकि अमोनिया क्योंकि लिक्विड बन चुका है इसलिए वो कंटेनर के नीचे की तरफ बैठ जाएगा। अगर हम कंटेनर को सपोज करें कि एक कंटेनर है और एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर ये कवर है और उसमें नाइट्रोजन गैस है, उसमें हाइड्रोजन गैस है, उसमें अमोनिया गैस है, और ये सब ज़ाहिर है गैसेस तो मिक्स हुई भी होंगी। बट बट ये तो बात हो गई नॉर्मल कंडीशंस की। हम क्या करेंगे, हम इसे कूल करेंगे। हम जैसे ही इसे कूल करेंगे -33.4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो बेटा जो अमोनिया है वो अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो अमोनिया लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। और आपको इतनी बात पता है कि अगर अगर अमोनिया लिक्विड में कन्वर्ट हो गई तो अमोनिया तो नीचे बैठ जाएगी। अगर अमोनिया लिक्विड में कन्वर्ट हो गई तो अमोनिया तो नीचे बैठ जाएगी, ऐसा ही है। अब क्या होगा कि जैसे ही आप इस कंटेनर को ओपन करोगे तो सिर्फ नाइट्रोजन गैस निकलेगी और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, अमोनिया तो नहीं निकलेगी। तो इस तरह से हमारे पास 35% अमोनिया जो फॉर्म हुई थी वो क्या हो गई, सेपरेट हो गई। अब ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जा रहे हैं कंटेनर को लेफ्ट करके, तो हम ऐसा नहीं करते कि हम कंटेनर का कवर ओपन कर दें। हम यहाँ पर एक आउटलेट लगा होता है, इस आउटलेट को ओपन कर देते हैं, इसमें से एक पाइप लगाते हैं और वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इस पाइप के जरिए एक अलग कंटेनर में चली जाती है। और फिर हम इस रिएक्शन को दोबारा स्टार्ट कर देते हैं और दोबारा स्टार्ट करते हैं और फिर दोबारा 35% नाइट्रोजन अमोनिया बनती है। हम रिएक्शन को फौरन से स्टॉप करते हैं, अमोनिया को ठंडा करते हैं -33.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, फिर दोनों गैसेस को अलग करके अमोनिया को लिक्विफाई फॉर्म में रहने देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन टुकड़ों टुकड़ों में होता है। ठीक है, देखें हम आखिरी बात को रिपीट करते हैं। मैंने आपसे ये अर्ज किया ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मैं जरा समरी लिखता हूँ। अच्छा, आपके सिलेबस में ना जो सही मायनों में टॉपिक है वो हैबर्स प्रोसेस है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस नहीं है।
बट एहतियातन मैंने आपको कॉन्टैक्ट प्रोसेस के बारे में कुछ चीज़ें बता दी। हमें इतनी बात समझ आ गई कि कंसंट्रेशन बेटा जो हम इस्तेमाल करेंगे वो कितनी होगी, 1:3। एक बात, प्रेशर जो हम इस्तेमाल करेंगे वो ज़्यादा होना चाहिए, कितना होगा, 200 टू 300 ATM। तीसरी बात, जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं मुन्ने, वो कितना होना चाहिए, वो कौन सा होना चाहिए, वो कैटलिस्ट होता है आयरन पाउडर। अब आयरन पाउडर को मेल्ट करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, एक बात। बट ली चार्टियर प्रिंसिपल ये कहते हैं कि इस रिएक्शन में जो टेम्परेचर होना चाहिए बेटा वो कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर देते हो तो रिएक्शन रिवर्स हो जाता है। ली चार्टियर क्या बोलता है, ली चार्टियर क्या बोलता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो रिएक्शन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो इसलिए हमें टेम्परेचर कम करना है। बट अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं तो ये कैटलिस्ट एक्टिव नहीं होगा। तो क्योंकि हमें दोनों चीजों को सेटल करना है इसलिए हम क्या करेंगे, हमें टेम्परेचर करना तो कम ही चाहिए बट हम कम नहीं कर रहे, हम टेम्परेचर को रख रहे हैं 400 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर से फायदा ये है कि आयरन पाउडर मेल्ट हो जाएगा, और अगर आयरन पाउडर मेल्ट होगा तो कैटलिस्ट कैन वर्क, तो कैटलिस्ट काम कर पाएगा। अच्छा, लेकिन जैसे ही रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर जाएगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो जो अमोनिया बनी थी वो वापस टूट जाएगी। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ रिएक्शन को 35% करवा रहे हैं, सिर्फ 35%। तो जैसे ही 35% अमोनिया बन जाएगी हम क्या करेंगे, जैसे ही 35% अमोनिया बन जाएगी तो बेटा हम क्या करेंगे, हम पूरे मिक्सचर को कूल कर देंगे -33.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और फिर हम इस अमोनिया को रिमूव कर लेंगे और फिर दोबारा रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। फिर दोबारा 35% अमोनिया बनेगी, दोबारा स्टॉप कर देंगे, फिर अलग करेंगे, फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे, फिर कूल करेंगे, फिर अलग करेंगे। इसका मतलब जो अमोनिया एक साथ बननी चाहिए थी वो एक साथ नहीं बनेगी बल्कि टुकड़ों टुकड़ों में बनेगी, डिफरेंट पार्ट्स में बनेगी। यहाँ पर हमारे पास ली चैटलर प्रिंसिपल का टॉपिक बेटा एंड हो गया और ये चैप्टर भी एंड हो गया। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, मुझे लगता है कि आपको इसको 1 से 2 बार पढ़ना पड़ेगा और इंशाल्लाह ताला आप इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज।